हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरिहंत पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। सो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे थे फिजिक्स के सैंपल पेपर्स। टोटल 10 सैंपल पेपर्स हम लोग को सॉल्व करने थे और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैंपल पेपर नंबर 9। सो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना सैंपल पेपर 9। सबसे पहला काम सबको पता है क्या करना है। ये अरिहंत पब्लिकेशंस की अपनी बुक जल्दी से ओपन कर लीजिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, और इसमें भी ओपन करिए सैंपल पेपर नंबर 9। सेकंड लास्ट पेपर है, थोड़ा बढ़िया पेपर है, धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। कुछ नई चीजें आप लोग आज सीखने वाले हैं इस पेपर में, है ना। सो गाइस, जल्दी से सभी लोग सैंपल पेपर नंबर 9 ओपन कर लीजिए एंड वी शुड स्टार्ट। सभी लोग आइए देखते हैं। एक पेन पेपर ले लीजिए ताकि आप लोग भी कुछ कैलकुलेशंस कर सके भाई साहब, है ना। किसी भी पेपर में सबसे पहला काम क्या होता है, उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। वैसे अभी तक तो आप लोग को याद भी हो गए होंगे इंस्ट्रक्शंस, है ना, मेरी तरह। दिस सैंपल पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस है भाई साहब। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कोई 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और यहां पर हर एक क्वेश्चन के आपको 0.77 मार्क्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो अगर कोई एक आध क्वेश्चन मान लीजिए आपका गलती से गलत हो गया, वैसे तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, आप लोगों ने प्रॉमिस किया है कि सर मैं 35 लाऊंगा, सर मैं 35 लाऊंगा, है ना। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 35। यही हम लोग का टारगेट है। यही 35 में 35 नंबर मुझे आप लोगों के चाहिए, है ना। आज फिर से कमेंट करके बताइएगा कितने लोग का वो जज्बा अभी तक बरकरार है कि सर 35 में 35 चाहिए। देखो बच्चों, लास्ट टाइम आ रहा है ना, ये एकदम एंड टाइम चल रहा है। इस समय बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ो, प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर्स को बार बार लगाओ। दैट्स इट, एकदम मस्त आप 35 में 35 नंबर लाएंगे। टोटल टाइम बच्चों कितना है? 90 मिनट्स का है। 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय आपको मिलेगा पेपर पढ़ने के लिए, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में ये रहा हमारा सबसे पहला प्यारा सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग को देखो इसमें कौन से ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, तो सही ऑप्शन है। फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, गलत ऑप्शन है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अ नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, गलत है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। टेंजेंट ड्रॉन टू द लाइन ऑफ द फोर्स डज नॉट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला ही ऑप्शन जो हम लोग को पता चल चुका था वही वाला करेक्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती हैं। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, निगेटिव की तरफ जाएगी, लेकिन निगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ आने वाली नहीं है। जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में होता है वैसा सिस्टम प्यारे बच्चों यहां पर नहीं होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ विच करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ शॉर्ट डाइपोल अलोंग इट्स एक्सियल लाइन। किसी भी डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर, है ना, यानी उसकी एक्सिस पर ही आगे कोई पॉइंट अगर मिल जाए, वहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग निकालें तो 1/4πε0 2p/r³ होता है, जहां पर p क्या होता है? उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। ऐसा यहां पर नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा आ गया है। अ स्मॉल अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर्स इज positioned exactly at a point midway between two equal and opposite point charges if the sphere is slightly displaced towards the positive charge and released। देखो भाई साहब, अगर मान लो ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच में अगर ये एक बढ़िया सा प्यारा सा स्फीयर फंस गया है ना, वो तो बेचारा कहीं घूमने गया था, दो चार्जेस के बीच में फंस गया है। अब क्या होगा? देखो बेटा, अगर एक स्मॉल अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर है ना, इज पोजीशनड एग्जैक्टली एट अ पॉइंट मिडवे, जस्ट एकदम मिडिल पॉइंट पर फंसा हुआ है, तो होगा क्या? यहां पर बेटा इंडक्शन का प्रोसेस हो सकता है। निगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव इंड्यूस होगा, ठीक। और इस पॉजिटिव की वजह से इधर पर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। अब आपने क्या किया? आपने इस बीच वाले
अब जो ये पार्शली चार्ज हो गया है इंडक्शन की वजह से, इसको तुमने थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज की तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा आइए देखते हैं। इट विल ऑसिलेट अबाउट ओरिजिनल पोजीशन, कह रहे हैं ओरिजिनल पोजीशन पर ये ऑसिलेट होगा। फिर कह रहे हैं इट विल मूव फर्दर टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, तो मुझे तो भाई साहब यही सही लग रहा है। जरा भी आप उसकी तरफ अगर उसको बढ़ाओगे, थोड़ा भी उसकी तरफ बढ़ाओगे, पॉजिटिव वाला तो बैठा ही इसीलिए भाई साहब कि नेगेटिव आए खट से उसको कैच कर ले, है ना। तो जैसे ही ये वाला जरा भी इधर बढ़ेगा बेटा, तो इनके बीच का ये जो फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाले भाई साहब उसको लपक के पकड़ लेंगे, तो ये एकदम सीधे सीधे राइट साइड में चला जाएगा। लेफ्ट साइड में आने के कोई चांसेस भाई साहब नहीं है। सो इट विल मूव फर्दर टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसी तरफ वो चला जाएगा, निगेटिव की तरफ बेटे लौट कर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस ए दैट इनक्लोज द चार्ज्ड पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस इज, देखो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, Q3 चार्ज है, इसका भी हमको मैग्नीट्यूड पता है। अब हमसे कह रहे हैं कि जो गॉसियन सरफेस, ये A वाला जो गॉसियन सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो बेटा इस वाले सरफेस के अंदर तो ये सारा ही चार्ज है ना। अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू A, सो वी हैव अ वेरी सिंपल गॉस थ्योरम। क्या होता है? Qn बाई एप्सिलॉन नॉट। Qn बाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया नेट चार्ज। तो बेटा जरा चेक करते हैं अंदर नेट चार्ज कितना है। सो दैट इज माइनस का 14 नैनो कूलम प्लस का 78.85 माइनस का 56, क्लियर, वो भी नैनो है, ठीक है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, 56 और 14 हमारा ऐड होकर के बेटा कितना बनने वाला है, 56 और ये 4 हो जाएगा 60 और ये बन जाएगा 70। तो निगेटिव में है 70, 78 में से 70 बेटा घटाओगे तो क्या बचेगा 8.85 नैनो का मतलब है 10 की पावर -9। फिर ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। तो ये दोनों टर्म्स तो हो गए कैंसिल। 10 की पावर -12 जो है वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर 12 - 9 यानी कि 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 जैसा कोई टर्म अगर हो तो वही हमारा आंसर है, और वो हमारा कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। सो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर कौन सा है, हमारा सेकंड वाला। आइए 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ बॉल ऑफ मास 1 kg कैरिंग अ चार्ज ऑफ 10 टू द पावर -8 कूलम moves from point A at 600 volt to point B at 0 volt। देखो A से B बेटा हम लोग चार्ज को लेकर के गए हैं, यहां पर 600 वोल्ट था, यहां पर 0 वोल्ट है। द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, पहली बात सोचने वाली ये है कि अगर हम लोग किसी चार्ज, जिस चार्ज की वैल्यू है 10 की पावर -8 कूलम, तो इसका मतलब बेटा ये चार्ज पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज को आप अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ लेकर के जाओगे तो आप जरा ये सोचो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, है ना। पहला सवाल तो यही है। तो यहां पर होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू ओवरऑल वर्क डन, ठीक। तो वर्क डन कितना होता है, चार्ज इनटू डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है 10 की पावर -8, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट विल बी 600 वोल्ट -0, क्लियर। तो यहां पर सीधी सी बात कितनी आ गई हमारे पास, 6 इंटू 10 टू दी पावर -6, इतने जूल का उसकी काइनेटिक एनर्जी में प्यारे बच्चों इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। कुछ उसके पास पहले एनर्जी थी, कुछ उसके पास बाद में एनर्जी हुई, तो ओवरऑल हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी वाला ऑप्शन, दैट इज 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 टू द पावर -5, क्योंकि यहां लिखा है 10 माइक्रो जूल, तो दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू, देखो फिर से सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन। जो वर्क हमको गिवन है दिस शुड बी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है भाई साहब, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, वो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नेगेटिव होगा, इंटू डेल्टा V।
ठीक है, डेल्टा वी। तो आइए देखते हैं ये हमारा आंसर कितना आने वाला है, दैट इज 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी, वो भी नेगेटिव का। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको लिखूं 10, इसको मैं पहले जैसा ही रहने दूं, 10 इंटू 10 की पावर -6 ही रहने दूं, तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो की वैल्यू अपने को पता है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर, ये 19 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 19 माइनस 6 करोगे 13 आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी। अब आइए चेक करते हैं क्या इनमें से कोई ऑप्शन है, तो 6.25 जैसा ऑप्शन तो मुझे यहाँ कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है गाइस, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, दैट इज नन ऑफ दीज। आइए आगे बढ़ते हैं। Equal charge is given to two metallic spheres of different radii. The potential will be more on the smaller charge, more on the bigger sphere, equal on the both sphere, depend on the nature of the materials of the spheres. देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि V बराबर Q बाई C होता है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है इक्वल चार्ज इज गिवन, इसका मतलब Q की वैल्यू अगर सेम है तो हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अब किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल। इसका मतलब जिसका रेडियस ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, तो उसका वोल्टेज कितना होगा, कम हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। कहा गया है पोटेंशियल विल बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, मतलब रेडियस अगर कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। बात तो सही लग रही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। जबकि बी में कह रहे हैं मोर ऑन द बिगर स्फीयर, गलत है, जिसका रेडियस ज्यादा उस पे पोटेंशियल कम है, इक्वल हो नहीं सकता, डिपेंड ऑन द नेचर, ऐसा नहीं है। सो गाइस ए ऑप्शन जो है हमारा वही करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, देखते हैं क्या है। A parallel plate capacitor is located horizontally such that one of the plates is submerged in the liquid while the other is above the liquid surface. When plates are charged, level of the liquid. देखो यहां पर एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक। ऊपर वाला प्लेट तो ठीक है, नीचे वाला जो प्लेट है वो लिक्विड में डिप हो गया। बेटा ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड यहां पर आप समझ लो एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा, क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, चार्जेस इंड्यूस होंगे इसकी सरफेस पर। अगर यहां पर मान लो पॉजिटिव हमने इस पर चार्ज दे रखा है, तो होगा क्या, ये अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाली इस प्लेट पर बेटा कौन सा चार्ज हम लोगों ने दिया होगा, निगेटिव। अब ये जो अंदर ये जो इतना पोर्शन है, इसमें क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक यानी कि इस लिक्विड में भी यहां पर चार्जेस जो है वो इंड्यूस होंगे। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक। कैसे चार्जेस इंड्यूस होते हैं बेटा, इधर की तरफ निगेटिव इंड्यूस होता है, जबकि अंदर में इधर की तरफ पॉजिटिव इंड्यूस होता है। तो अब आप खुद ही समझो, अगर अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, ठीक, तो क्या होगा कि ये निगेटिव की वजह से ये वाला पॉजिटिव इसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन की वजह से लिक्विड का जो लेवल है वो लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो ओवरऑल लिक्विड का जो लेवल है वो राइज करना चाहिए, इसलिए गाइस करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ए ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट, from the following situations choose the correct one for which the heat generated by the coil connected to a battery is maximum। ठीक है, हमसे ये कह रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है हीट के लिए। आइए देखते हैं, कनेक्टेड टू अ बैटरी है और हीट कब मैक्सिमम होती है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो, when coil is directly connected to the battery as such, कह रहे हैं कॉइल को सीधे सीधे बैटरी से जोड़ दे। Coil is divided into two equal parts and both parts are connected to the battery in parallel. The coil is divided into 4 equal parts which are connected to the battery in parallel when only half of the coil is connected to the battery. देखो बेटा, जब आप किसी भी कॉइल को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला है I²RT, ठीक। या फिर अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो फिर बेटा पोटेंशियल को इन्वॉल्व करो। देखो, अगर सीरीज में हमने कनेक्ट किया होता
तो हम बोलते भाई कि सीरीज में करंट सेम होता है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को लगाता और मैं सीधे सीधे बोलता हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। लेकिन बेटा यहां सीरीज में कनेक्ट करने की बात नहीं की गई, यहां दो ऑप्शंस में पैरेलल की बात की गई। तो अगर पैरेलल की बात है तो मैं उल्टा बोलूंगा, मैं कहूंगा भाई इस बार पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टर। क्लियर है ना? तो अगर आपने पैरेलल में जोड़ रखा है, पोटेंशियल की वैल्यू सभी में सेम है, तो हीट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। हम सबको ये बात पता है पैरेलल में जब हम लोग बेटा कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से ये जो 4 इक्वल पार्ट्स वाला है यही हमारा करेक्ट होना चाहिए। पहला काम हमने क्या किया, हमने उस कॉइल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस वैसे भी R/4 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 हो गया। उसके बाद आपने इन चारों को पैरेलल में भी कनेक्ट कर दिया, तो जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो इक्विवेलेंट बेटा और कम हो जाएगा और मुझे लगता है वो R/16 हो जाएगा। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा हीट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इसलिए गाइस इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा सी वाला ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट वर ऑब्टेन्ड एट 120 सेंटीमीटर एंड 160 सेंटीमीटर विद सेल ऑफ ईएमएफ 2.1 वोल्ट एंड 1 अननोन ईएमएफ x वोल्ट, द वैल्यू ऑफ x इज। देखो यहां पर क्या करना है हमको, यहां पर दो सेल्स को कंपेयर करना है। सो E1 बाई L1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू E2 बाई L2। पहले वाले सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है 2.1 वोल्ट और उसका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितना है 120 सेंटीमीटर। दूसरे के लिए वैल्यू कितनी है x और उसका बैलेंसिंग लेंथ कितना है 160। देखो बेटा मुझे पता है लेंथ सेंटीमीटर में है और मैं उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं। रीजन ये है इधर भी सेंटीमीटर में इधर भी सेंटीमीटर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? तो इसको अगर मैं 40 से कैंसिल करूं तो ये आएगा 3, ये आएगा 4। क्लियर? और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका हो जाएगा 8.4 डिवाइडेड बाई 3। 8.4 डिवाइडेड बाई जब 3 आप करोगे तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 28 यानी कि 2.8। तो 10th क्वेश्चन का गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा, सी वाला ऑप्शन। सो सी इज द राइट ऑप्शन। The plot represents the flow of current through a wire at 3 different times. The ratio of charges flowing through the wire at different times is। देखो ये बड़ा आसान और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हमको y एक्सिस पर करंट गिवन है और x एक्सिस पर हमको टाइम गिवन है। मतलब ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है बेटा वो हमको चार्ज बताता है ना? और यही चार्ज ही हमको निकालना है। तो आप खुद चेक करो, I बराबर dq बाई dt होता है। सो dq इज इक्वल टू I dt होगा। और अगर इसी को हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो dq का इंटीग्रेशन हो गया q, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। इसका मतलब करंट टाइम के ग्राफ को अगर इंटीग्रेट कर दें तो दैट विल प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ द चार्ज। ठीक, यहां पर देखो कितना है, ये 1 है और ये 2 है, तो एरिया इसका कितना हो गया भाई, एरिया कितना हो गया इसका 2 यूनिट। यहां पर ये 2 है ये 1 है, तो अगेन इसका एरिया कितना हो गया 2 यूनिट। ठीक, ये क्या है, ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, तो ये भी वैल्यू कितनी हुई 2 यूनिट। तीनों जो ग्राफ्स हैं उनका एरिया जो है वो सेम है। अब रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो बड़ा सिंपल है, 2:2:1, सॉरी 2:2:2, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1:1:1। सो सी वाला ऑप्शन अगेन यहां पर प्यारे बच्चों करेक्ट हो गया। 12th क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ द ड्राई सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम that must be joined in series with the resistance of 20 ohm so as to send a current of 0.6 ampere through the circuit is। देखो क्वेश्चन में जो जो कहा जा रहा है आइए उसको पहले मैं सर्किट में ड्रॉ करता हूं। हमको कुछ नंबर ऑफ सेल्स जोड़ने हैं जिनका ईएमएफ हमको पता है 1.5 वोल्ट, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस हमको पता है 0.5 ओम, दैट मस्ट बी जॉइंड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, यानी कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास है 20 ओम
टू सेंड अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर। सिंपल है, अगर आप कुछ सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो लाइक दिस, कुछ सेल्स को अगर हम लोग ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ये सारे सेल्स सपोर्टिंग हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। ऐसे अगर n सेल्स को हमने जोड़ रखा है तो ये सारे सेल इसी डायरेक्शन में करंट देंगे, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा NE, और नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा NR प्लस कैपिटल R, क्योंकि ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर। अब आइए बस इसको सॉल्व करते हैं। 0.6 इज इक्वल टू ईएमएफ की वैल्यू है 1.5 इंटू n अपॉन एन R की वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस कैपिटल R कितना है 20। इसको लाते हैं इधर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आइए देखते हैं क्या आएगा। 0.5 और ये 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.3 n प्लस 20 इंटू 0.6 करोगे बेटा आ जाएगा 1.2 इज इक्वल टू 1.5 n। सो 1.2 की जो वैल्यू आएगी ये जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा 1.2 n। तो n की वैल्यू कितनी आने वाली है, n की वैल्यू आने वाली है यहाँ पर 1। क्लियर। आइए चेक करते हैं 1 है या 10 है। इस चीज को एक बार फिर से मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, कहीं कुछ कैलकुलेशन में हम लोगों ने छोड़ा तो नहीं है। 0.6 एम्पियर, n कितना है E, ठीक है, n R की वैल्यू 0.5 है प्लस 20 है, ये भी करेक्ट है। इसको हम लोग इधर लेकर के आएंगे बेटा, 0.6 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आएगा 0.3, ठीक है। फिर 20 को हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.2, नहीं 1.2 नहीं आएगा भाई। 20 इंटू 0.6 करोगे तो इट विल नॉट बी 1.2, इट विल बी 12। यही गलती हुई है भाई साहब, है ना। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10 आ जाएगी। इसलिए गाइस करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी वाला ऑप्शन। ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हो सकती हैं, लेकिन प्यारे बच्चों जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे होते हैं तो दिमाग में और भी कई सारे स्टेप्स चलते रहते हैं, ठीक। लेकिन आप जब कॉपी पेपर पे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके पास सामने आपके कैलकुलेशन होगा, ठीक है। इसलिए जब भी कोई कैलकुलेशन करो उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करो। जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक किया कि जब मेरा क्वेश्चन कुछ गलत हो गया, मुझे लगा यार कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे, तो मैंने उसको देखा, मुझे गलती मिल गई, तुरंत हमने सही कर दिया, है ना। कॉन्सेप्ट लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको जरा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिपिक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को करेक्टली डिपिक्ट करता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इस तरीके की फॉर्म में नहीं होती है जो बार बार ऐसे कॉइलिंग करे, है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट भी नहीं करती है, ये भी नहीं हो सकता है। किसी एक पॉइंट से, इंडिविजुअल पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी नहीं निकलती है। क्लियर। यही एक आखिरी ऑप्शन बचा जो कि टोरॉइड जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। किसी भी टोरॉइड के अंदर होता है ना इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो ये टोरॉइड वाला ऑप्शन है, इसलिए डी जो है हमारा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 14th क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फिजिकल क्वांटिटी दैट शुड बी इंक्रीज्ड इज। देखो करंट सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, NBA बाई K। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है NBA बाई K। आइए देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, नहीं मैग्नेट की स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है। फिर टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन, कह रहे फिजिकल क्वांटिटी दैट शुड बी इंक्रीज। अगर करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, सॉरी करंट सेंसिटिविटी को अगर हमें घटाना है तो टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन यानी कि ये जो K है, इस K को हम लोग बढ़ा दें, सीधी बात है। अगर हम लोग इस K को बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा। इसका मतलब तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पहले में बोला गया था स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट अगर आप बढ़ाते हो, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो करंट सेंसिटिविटी तो और बढ़ जाएगा, है ना। फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो फिर तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा। एरिया ऑफ द कॉइल तो भी बढ़ेगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ K ही है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप K को घटाते हो तो ये बढ़ जाएगा और अगर आप K को बढ़ाते हो तो ये
घट जाएगा। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम एंड हीलियम आर सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेटिंग फील्ड साइमल्टेनियसली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहे हैं ड्यूटेरियम है और हमारे पास हीलियम है, इसको किसी बढ़ती हुई फील्ड में, एक्सेलरेटिंग फील्ड में हमने रखा है, ठीक। Both the particles will acquire same energy. Deuterium accelerates faster than helium. Helium accelerates faster than deuterium. Neither of them have acceleration in any field. देखो बेटा, सोचने वाली बात यह है कि ये ड्यूटेरियम और हीलियम हैं, they are not ions, they are atoms. क्लियर। और जब आप इसकी बात करते हो ड्यूटेरियम की, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, हीलियम पर भी कोई चार्ज नहीं होता। तो आप कहोगे सर अभी पिछले वाले पेपर्स में आप ही ने तो बताया था अल्फा पार्टिकल जो होता है वो डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से बात को समझो, डबली आयनाइज्ड हीलियम मतलब हीलियम पे अगर इस तरीके से 2+ का चार्ज हो तब वो अल्फा कहलाता है, ठीक। ये जो ड्यूटेरियम है इसकी जगह अगर ड्यूट्रॉन बोला होता तो शायद हम 1s2 लेकर के काम चलाते। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, ड्यूट्रॉन भी और हीलियम भी, कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसी का भी कोई असर इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। 16th क्वेश्चन में कह रहे हैं, अ वायर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज बेंट टू फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। अच्छा, एक वायर को सर्कल आपने बना दिया तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा 2πr, वो वायर के लेंथ 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 4 सेंटीमीटर को हमें बदलना पड़ेगा भाई मीटर में, ठीक है। तो यहां से ओवरऑल हमारे पास रेडियस की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4/100 और ये रहा 2π, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 2/100π, ये वैल्यू आ गई हमारे पास रेडियस की। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल इज, कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए और हमको यहां पे करंट गिवन है बेटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है ना करंट इंटू एरिया। करंट कितना है 2 एम्पियर का, एरिया कितना होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 2/100π। तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 4/100 का स्क्वायर, ठीक, और पाई का भी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो मैग्नेटिक मूवमेंट विल बिकम 8/100 स्क्वायर पाई, ठीक। 8/100 स्क्वायर पाई, वो भी किस में बता रहे हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर में बता रहे हैं, क्लियर। तो आइए देखते हैं यहां पर, देखो ये रेडियस हमारे पास जो आया था 4 सेंटीमीटर था, हमने मीटर में बदल दिया, कुछ इस तरीके का आ गया। वही 100 वाले टर्म का ही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है क्योंकि 8/π तो मुझे दिखाई पड़ रहा है बट 100 का स्क्वायर दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। तो उसके पीछे कारण क्या है भाई, करंट इंटू एरिया, एरिया हमको πr², हमने तो बिल्कुल सही किया हुआ है भाई। अब देखिए अगर हम लोग ऑप्शन को एकदम 100% मैच कराना चाहते हैं तो हम लोग एक छोटा सा करेक्शन यहाँ कर सकते हैं, वो ये, या तो आप 100 का स्क्वायर सारे ऑप्शंस में ऐसे डिवाइड कर लो, या तो फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। अगर ये 4 मीटर मैं यहां पे लिख दूंगा तो फिर सिंप्लीफाई करके ये 4 हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू बेटा 2/π आ जाएगा, यहां पे 2/π का होल स्क्वायर करोगे 4/π² होगा, पाई से पाई कटेगा, 8/π आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब हम लोग यहां पे अगर मीटर लेके चलेंगे तो काम चल जाएगा। देखो इस तरह के छोटी छोटे जो मिसप्रिंट्स हैं, अगर एक आध जगह कहीं कोई मिसप्रिंट हो जाए तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी हमको जरूरत नहीं होती है, हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमको पता है भाई साहब कि एक रॉड था, रॉड को बनाया गया क्या, सर्कल, तो उसका जो लेंथ है वो 2πr के बराबर हुआ, हमने रेडियस निकाल लिया। उसके बाद क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना था भाई साहब, करंट इंटू एरिया, हमको एरिया पता है πr², हमने वो भी निकाल लिया। अब ऑप्शन जो भी है मैच कराया जाएगा, ठीक। चलिए फिर है, द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिज्म लाइज इन एटॉमिक करंट्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पोलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स और नन ऑफ दीज। तो बेटा यहां पर ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, एटॉमिक करंट, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग को बस यही इतना पता था ना कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेफिनेट ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। यही इतना हमको प्राइमरी
स्टार्टिंग में यही इतना पता था, इसलिए एटॉमिक करंट्स जो है वो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। 18th क्वेश्चन हमारा क्या है? 18th क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ बी मॉडल्ड बाय पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल एट सेंटर ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं अर्थ के सेंटर पे अगर हम कोई पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल मान लें, मतलब कोई मैग्नेटिक डाइपोल वहां पर अज्यूम कर लें, द एंगल ऑफ डिप एट द पॉइंट ऑन द ज्योग्राफिकल इक्वेटर इज ऑलवेज जीरो, इज अनबाउंडेड, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नन ऑफ दिस। सो गाइज देखो, अगर आप ऐसा अज्यूम करते हो तो जो एंगल ऑफ डिप हमारा होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो ऑलवेज जीरो होने का तो मतलब ही नहीं बनता। इज अनबाउंडेड का भी कोई मतलब नहीं है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, यही वाला ऑप्शन सही है क्योंकि एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पोल्स पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो वहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा फील्ड का वो ऊपर की तरफ होगा, तो वहां पर यही एंगल हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज है, इसलिए नेगेटिव हम मानेंगे। ठीक, जब आप नीचे जाएंगे तो वहां पर पता चलेगा साउथ में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां पर यही चीज क्लॉकवाइज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव फिलहाल दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर। 19th क्वेश्चन क्या है? अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 200 टर्न्स। एक बड़ा सा सोलेनॉइड है, 200 टर्न्स है। व्हेन करंट ऑफ, लिखते जाते हैं है ना, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है हमारे पास प्यारे बच्चों? 200। व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फ्लक्स हर एक टर्न के लिए कितना है? 2 into 10 to the power minus 3 Weber. The self inductance of the solenoid is, बहुत आसान है भाई, फार्मूला क्या होता है? phi is equal to Li. In fact, n phi is equal to Li. हो गया। हमें लगता है यहां से सीधे सीधे L की वैल्यू आ जाएगी कितनी? n phi upon I। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हमारे पास? 200। फ्लक्स कितना है? 2 into 10 to the power minus 3 होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कैंसिल एंड दिस विल बिकम 2 into 10 to the power minus 1, दैट मीन्स 0.2 हेनरी। सो करेक्ट ऑप्शन गाइज कौन सा हो गया? 19th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अ स्क्वायर्ड शेप कॉइल ऑफ एरिया ए इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दैट चेंजेस फ्रॉम B to 3B in interval time T, the induced EMF in the coil is, देखो induced EMF का जो फार्मूला है that is change in magnetic flux upon time interval। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा है, जो चेंज हो रहा है, that is फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो एक्चुअलिटी में डेल्टा B into A, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा है, एरिया पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। कितना चेंज हो गया? 3B minus B जब हम करेंगे तो दैट विल बी 2B, एरिया A है, टाइम लगा T। ठीक, तो EMF का ऐसा कोई ऑप्शन है 2BA by T? ऐसा तो मुझे पहले ही वाला दिख रहा है गाइस। सो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखो पहले सेक्शन में आपको केवल 20 करने थे, मैंने 20 के 20 करके बता दिया। अब मैं एक्स्ट्रा और भी बता रहा हूं 5 क्वेश्चंस, लेकिन आप लोगों को 25 में 20 ही करने हैं। ठीक, तो जो भी आते हो बस लाइन से 20 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करिए, जो ना आता हो उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन 20 से ज्यादा करने का फायदा नहीं मिलेगा आपको। द वेरिएशन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF E विद टाइम in the coil if a short bar magnet is moved along its axis with a constant velocity is represented by, देखो अगर हम लोग इस एक मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेकर के जाएंगे बेटा तो क्या होगा? मान लो ये मैग्नेट का हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये साउथ है। अगर नॉर्थ वाला इसके पास में जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स घट जाए, तो ये भी बेटा नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जो भी EMF आएगा अपोज करेगा ना प्रोसेस का अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ठीक, और फिर जब ये अगर इससे अंदर एंटर करके ऐसे बाहर निकलता जाएगा तो उस समय वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, या फिर अगर ये यहीं से वापस जाएगा, मान लो पास आया
तो पहले वो अपोज कर रहा है, फिर जैसे ही वो दूर जाने लगेगा तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा प्रोसेस का अपोज करना चाहता है, ऑलवेज प्रोसेस का अपोज करेगा। इसलिए पहले जो वैल्यू है वो निगेटिव है अगर ईएमएफ की, तो बाद में वही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पर वैल्यू घट रही है बट है पॉजिटिव ही, ठीक है ना, पहले घटा फिर बढ़ा लेकिन है पॉजिटिव ही, तो ये तो गलत है। यहां पर क्या है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यहां भी पहले बढ़ रहा है घट रहा है, केवल यही एक ऑप्शन है जिसमें साइन चेंज हो रहा है, पहले निगेटिव है ईएमएफ और बाद में वही ईएमएफ कैसा हो गया प्यारे बच्चों, पॉजिटिव हो गया, इसलिए बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। 22 क्वेश्चन देखो, अ बल्ब इज कनेक्टेड विद first with AC and then with DC of same voltage. It will shine brightly in DC, in AC, in ratio of brightness 1:4 equal in both the circuits. देखो गाइस, जब आपने सेम वोल्टेज की बात कर दिया, अगर आपने सेम वोल्टेज की बात कर दिया, चाहे AC में हो चाहे DC में हो, ठीक, जो वोल्टेज है हमारा वो V बराबर IR होगा, ठीक है। अब आप लोग खुद ही इसको समझो, जब आप एसी में जोड़ोगे या डीसी में जोड़ोगे, अगर दोनों ही कंडीशन में वोल्टेज की वैल्यू सेम रही तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर हम लोग देखो एक और फार्मूला है जिसके थ्रू मैं इसको और अच्छे से आपको समझा सकता हूं, वो फार्मूला है पावर का। कोई भी बल्ब बेटा ब्राइटनेस तब ज्यादा होती है जब उसका पावर ज्यादा हो, ठीक, पावर ज्यादा है और उसका फॉर्मूला क्या है, P बराबर V²/R, ठीक। वोल्टेज दोनों केसेस में सेम है, रजिस्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ बल्ब, वो भी दोनों में सेम है, तो दोनों का पावर तो हो गया सेम। जब पावर दोनों कंडीशंस में सेम है तो ब्राइटनेस भी दोनों केसेस में क्या होगा, सेम होगा। इसलिए गाइस करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, मुझे तो इवन क्वेश्चन भी मैं देख करके वैसे ही मुझे समझ में आ रहा है R1 के बारे में और R2 के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ग्राफ शोन बिलो डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ क्यू फैक्टर विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा of LCR series circuit for two resistances R1 and R2. So the relation between R1 and R2 will be, देखो ये Q फैक्टर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बीच का ग्राफ है। बेटा अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ गया है मतलब करंट की वैल्यू बढ़ी है, Q फैक्टर मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम करंट की वैल्यू बढ़ी है, और अगर मैक्सिमम करंट की वैल्यू बढ़ी है तो रेजिस्टेंस कम ही हुआ होगा, तो R1 की वैल्यू कम है और R2 की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा सी वाले ऑप्शन में मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसलिए 23rd क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। फिर आते हैं 24, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉन जीरो। कह रहे हैं कौन से ऑप्शन में एवरेज करंट हमारा नॉन जीरो है। सो गाइस देखो ध्यान से, 4 + 3 cos, देखो cos ओमेगा टी ये जो टर्म है इसकी एवरेज वैल्यू जीरो हो सकती है, ठीक। तो यहां तो ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें साइन ओमेगा टी जीरो हो सकता है, कॉस ओमेगा टी जीरो हो सकता है, ये साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 3 ओमेगा टी, ये सब एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहां एवरेज वैल्यू जीरो है, उसमें भी एवरेज वैल्यू जीरो है, केवल और केवल ए ऑप्शन बचा जिसमें इसकी एवरेज वैल्यू भले जीरो हो जाए लेकिन 4 तो ऐड करोगे, और हर बार अगर 4 ऐड हो रहा है तो यहां पर एवरेज वैल्यू करंट की कितनी आने वाली है, 4 आने वाली है, जबकि बी वाले ऑप्शन में 0 आने वाली है और सी में भी 0 आने वाली है, तो दोनों तो खैर हो ही नहीं सकता। एवरेज वैल्यू किसमें नॉन जीरो है, केवल और केवल ए ऑप्शन में, केवल ए वाले में नॉन जीरो वैल्यू है। 25 सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज। देखो बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर है तो उसका काम क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज हमको ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स भी उसमें ज्यादा होने चाहिए, है ना। तो सीधी सी बात है, NS ग्रेटर देन NP, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहला ही वाला ऑप्शन है ऐसा। इसलिए गाइज इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो ये था हमारा सेक्शन ए। 25 क्वेश्चन थे, सारे के सारे मैंने सॉल्व कर दिए। आपको कोई 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो भी आपको आसान लगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी में प्यारे बच्चों हमारे पास 24 क्वेश्चंस हैं, 24, जिसमें से हमको
कोई 20 क्वेश्चंस करने हैं और ज्यादा करोगे तो चेक किया नहीं जाएगा, ये मैं बार बार बताता हूं। केवल और केवल 20 क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इन द फॉलोइंग फिगर इज। यहां O पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आइए चेक करते हैं। देखो बेटा, इसमें करंट जो है वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक, और यहां पे करंट ऐसे जा रहा है। तो अगर मैं इस वाले नीचे वाले लूप की वजह से O पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखूं तो दैट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। इसकी वजह से भी देखूंगा तो आउटवर्ड्स। इसका मतलब हमारा नेट आंसर या तो B होगा या तो D होगा, क्योंकि दोनों में ही ये देखो डॉट बना है। डॉट मतलब आउटवर्ड्स, ठीक। अब देखते हैं, सीधा सीधा है बेटा, यहां पर R लिखा हुआ है, R, और R जैसा तो फिगर में कुछ है नहीं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी वाला, यही करेक्ट हो गया। R जैसा तो फिगर में कुछ है नहीं, R1 R2 होना चाहिए, तो वो है, इसलिए डी वाला सही हो गया। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। किसी भी अगर मैं इस तरीके की सेमी सर्कुलर सिस्टम है, वायर है, उसकी वजह से यहां पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? μ0/4, ठीक, I/R। तो μ0/4 I/R1 नीचे वाले की वजह से, और μ0/4 I/R2 ऊपर वाले की वजह से। बस बेटा जो जो कॉमन आए उसको कॉमन कर लो, जो बच जाए उसको लिख दो। आई थिंक वही वाला ऑप्शन आ जाएगा। μ0 I/4 कॉमन करो, अंदर क्या बचेगा? 1/R1 प्लस 1/R2। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 27th वाला क्वेश्चन देखो क्या है। द मैग्नेट इन द फिगर रोटेट्स एज शोन ऑन अ पाइवट थ्रू इट्स सेंटर एट द इंस्टेंट शोन व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। कह रहे हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। देखो भाई, अगर ये ऐसे रोटेट होगा तो ये नॉर्थ वाला पोल बेटा इधर आएगा। जब नॉर्थ इस वाले के करीब आएगा तो ये भी नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ की तरह बिहेव करने का मतलब इसमें करंट कुछ इस तरीके का होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है लाइक दिस, तो वो करंट ऐसे घूम करके जाएगा, तो सी से डी की तरफ करंट जाएगा। तो या तो ऑप्शन ए वाला होगा या तो हमारा बी वाला होगा। अब इसकी बात करते हैं, ठीक। साउथ वाला इसके करीब आएगा तो ये साउथ की तरह बिहेव करेगा भाई, प्रोसेस का पोस्ट करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां साउथ होने का मतलब इसमें जो करंट है दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी क्लॉकवाइज। तो अगर इधर से देखने पे ये क्लॉकवाइज होगा तो इट विल बी लाइक दिस, दैट इज फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी एंड सी टू डी। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? ए ऑप्शन। तो 27th का करेक्ट हो गया गाइस ए वाला ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सेस of electrons that must be placed on each of the two small spheres is spaced 3 centimeter apart with a force of repulsion between the spheres to be 10 to the power minus 19 Newton is। अच्छा, कह रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेट अस सपोज दोनों स्फीयर्स पे बेटा चार्ज कितना है? Q बराबर NE है ना। तो n क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेस है, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। फोर्स की वैल्यू हमको गिवन है 10 टू द पावर माइनस 19, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2। Q1 Q2 जब करोगे तो कितना बनेगा? n स्क्वायर E स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R कितना है? 3 सेंटीमीटर। सो 3/100 मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहां से आई थिंक मामला बन जाना चाहिए हम लोग का। तो ये कैसे हमको मिलेगा? अगर मैं इसको इधर भेजूं तो ये बेटा बनेगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, और ये 9 हमारा और नीचे चला जाएगा। सो दिस विल बिकम -28 ऐसा। n स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 3/100 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है दोनों तरफ अगर मैं अंडर रूट ले लूं तो स्क्वायर वाले ये टर्म्स हट जाएंगे। तो बनेगा 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 डिवाइडेड NE डिवाइडेड बाई 3/100। तो 100 जाएगा इधर, 3 से 3 हुआ हमारा कैंसिल, ठीक। n हमें निकालना है
सो 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाई 100 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -19। क्लियर? आइए देखते हैं। मुझे तो वैसे ऑप्शन दिख गया। देखो केवल ये 10 वाले टर्म्स कुछ भी होंगे, ठीक है, 10 वाले टर्म्स को इधर उधर कुछ भी करके सॉल्व किया जाएगा। नीचे केवल 1/1.6 है ना। 1.6 का मतलब अगर ऊपर कहीं से 10 हो, नीचे 1.6 हो, डिवाइड करके बेटा 6.25 आता है। ये सबको पता है ना नंबर 6.25। और 625 जैसा ऑप्शन एक ही है, वो कौन सा है? सी वाला। इसके अलावा टर्म्स कौन से हो सकते हैं? 10 की पावर वाले टर्म्स हो सकते हैं इसके अलावा, है ना। तो 10 की पावर वाला टर्म अगर होता तो 6.25 ऑप्शन में हो सकता था, 62.5 हो सकता था, या एक जीरो और बढ़ा दो ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। क्लियर? सो गाइस करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी वाला। बाकी लोग चाहें तो इसको पूरी तरीके से ईमानदारी से सॉल्व करें और उसके बाद चेक करेंगे तो भी आंसर यही सी वाला ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इफ पावर डिसिपेटेड इन 9 ohm रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इज 36 वॉट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohm रेजिस्टर इज। देखो हमको इसके अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो V बराबर IR होता है बेटा। अगर मैं करंट की वैल्यू निकाल लूंगा तो मैं इस 2 ohm से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक, तो टारगेट हमारा है करंट को लेकर के कि कितना करंट दे रहा है। ठीक है, अब मैटर ये है कि हमको 36 वॉट का पावर दिया है, वो भी किस में गिवन है? इसमें गिवन है। ठीक, तो आइए देखते हैं भाई। पावर जो होता है वो V² बटे R के बराबर होता है। पावर है 36, दैट इज इक्वल टू V² अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 9। तो V² जो हमारा है दैट इज 36 इंटू 9। तो जब मैं अंडर रूट लूंगा तो ये हमारा बन जाएगा 6 और ये बनेगा 3। तो 6 इंटू 3 मतलब 18 वोल्ट। 18 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, 18 वोल्ट इसका भी है, क्योंकि दोनों को किस कॉम्बिनेशन में है बेटा? पैरेलल में। पैरेलल में सेम होता है। अब जरा समझना इस चीज को। 18 वोल्ट है और ये 9 ओम है, तो आप ही बताओ इसमें करंट कितना जा रहा होगा? 2 एम्पियर का। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। V बराबर IR। ठीक, यहां भी 18 वोल्ट है और ये 6 ओम है, तो इसमें भी करंट कितना जाएगा? 3 एम्पियर का। V बराबर IR। 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो टोटल इधर करंट कितना जाएगा बेटा? 5 एम्पियर। तो यहां अगर ये 5 एम्पियर है, 5 इंटू 2 करेंगे 10 वोल्ट, है ना। सो 10 वोल्ट जैसा ऑप्शन कौन सा है हमारा? बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है। अ टोरॉइड ऑफ n टर्न्स, mean radius R and cross sectional radius A carries current I. It is placed on a horizontal table taken as XY plane. Its magnetic moment M. ठीक है, यहां पर क्या है? एक XY प्लेन है, तो लेट अस सपोज ये हमारा क्या है? ये हमारा XY प्लेन है। इस XY प्लेन पर कोई एक टोरॉइड ऐसे रखा हुआ है बेटा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि जो टोरॉइड होता है वो कोई प्लेन लैमिना नहीं है, कोई 2D बॉडी नहीं है। टोरॉइड का मतलब पाइप जैसा, जैसा पाइप होता है ना। अब आपने एक प्लेन के ऊपर ऐसा यहाँ पे पाइप समझ लो रखा है और उस पाइप के बीच में क्या फ्लो हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है। अब हमसे कह रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट M, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा इज नॉन जीरो एंड पॉइंट्स इन द Z डायरेक्शन बाई सिमेट्री। कह रहे हैं Z डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। नहीं हो सकता। अगर ये कोई एक कॉइल होता, सिंपल कॉइल होता, ऐसा एक कोई सर्कुलर करंट कैरिंग वायर होता, रिंग होता, ठीक, तो हम कह सकते थे कि Z डायरेक्शन में होगा, क्योंकि I इंटू A कर देते, जो एरिया का डायरेक्शन होता वही मैग्नेटिक मूवमेंट का होता। ठीक है, लेकिन यहां पर बेटा एरिया का डायरेक्शन कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि वो टोरॉइड है ना। टोरॉइड जो होगा वही आउटवर्ड्स एरिया होगा, ये बात आपका सही है, लेकिन वो हर पॉइंट पर अलग अलग होगा, क्योंकि वो एक हिसाब से सिलेंडर है जिसको ऐसे घुमा दिया गया है। भाई सिलेंडर को अगर ऐसे घुमा दो तब वो टोरॉइड का शेप लेता है। क्लियर? तो Z वाला मामला तो गलत हो गया। पॉइंट्स अलोंग एक्सिस ऑफ द टोरॉइड, तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वही कह रहे हैं, टोरॉइड का एक्सिस तो Z वाला ही होगा, तो वो भी गलत हो गया। इज जीरो, अदरवाइज देयर वुड बी अ फील्ड
falling as 1 by r cube at large distances outside the toroid. चलो ठीक है, सी ऑप्शन अभी देखते हैं. Is pointing radially outwards. ये भी गलत है. रेडियली आउटवर्ड्स भी नहीं हो सकता. ठीक, वो तब होता जब ये कोई एक ऐसा रिंग होता, कोई करंट कैरिंग ऐसा सर्कुलर लूप होता, तब आप कह सकते थे भाई, ठीक है ना, एक बार कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम एरिया मानेंगे. वैसे देखो, एरिया अगर स्फीयर होता है तो ऐसा आप मानते, फिलहाल अगर रिंग होगा तो आप कहोगे एरिया आउटवर्ड्स होगा, तो रेडियली आउटवर्ड होने का सवाल नहीं उठता. देखो मैंने यहां पर कौन सा मेथड लगाया, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाया. कौन सा मेथड लगाया, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया. ए बी और डी हमारे आंसर हो नहीं सकते, तो होगा कौन सा, सी वाला. ठीक, जो बचा वही आंसर है. सी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि जीरो के हुआ मैग्नेटिक मूवमेंट. देखो बेटा, यहां पर मामला कुछ ऐसा है, और टोरॉइड का मतलब होता है, ये देखो इस तरीके से आपने वायर को ऐसे लपेट रखा होगा. जब आप इस तरीके से लपेट के रखोगे, अब आपसे कोई पूछे कि भाई डायरेक्शन क्या है एरिया वेक्टर का, तो एरिया वेक्टर ऐसा भी बोला जा सकता है, एरिया वेक्टर ऐसा भी बोला जा सकता है. तो ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो. तो इसकी वजह से बेटा अगर हम लोग यहां चेक करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, दैट विल बी जीरो. A 60 microfarad capacitor is connected to 110 volt 60 hertz AC supply. The RMS value of the current is, देखो बेटा, अगर हमें करंट की RMS वैल्यू चाहिए तो IRMS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VRMS by Z, जो कि यहां पर XC के बराबर होगा. XC जो होता है वो 1/ωc है, तो ωc भी आ जाएगा आपका ऊपर, ओमेगा इंटू सी इंटू VRMS, जो कि क्वेश्चन में कितना है, 110 वोल्ट. ठीक है, ओमेगा क्या होता है, 2πf. फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमको, 60 हर्ट्ज गिवन है. कैपेसिटेंस कितना है, 60 माइक्रो यानी 10 की पावर -6 होल मल्टीप्लाइड बाई 110. इसको बेटा सिंप्लीफाई करिएगा. जैसे ही आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट इट एज 2.5 एम्पियर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है. कैलकुलेशन एक बार कर लीजिएगा ध्यान से, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन. 32 क्वेश्चन देखो क्या है, आसान है. इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ आई एक्स एंड आई वाई आर, देखो 0.7 एम्पियर यहां से आया, ये आई एक्स आया है, इधर से 0.3 आया है, और इधर से 2.2 जा रहा है. तो बेटा 0.7 और 0.3 आया यानी कि कितना, 1 एम्पियर हो गया, और निकल रहा है 2.2. इसका मतलब ये 1.2 एम्पियर रहा होगा भाई. ये दोनों मिला के 1 एम्पियर और ये 1.2 एम्पियर दोनों मिलाया होगा, तब जाकर 2.2 एम्पियर बना होगा. अब 2.2 एम्पियर इधर से आ रहा है, 0.4 इधर गया और 1 इधर गया, तो 1.4 तो चला गया, कितना बचा, 2.2 माइनस 1.4 कितना बचेगा, 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर. ठीक, 0.8 इधर से आ रहा है, 0.4 इधर से आ रहा है, तो 1.2 हो गया, और वो 1.2 इधर चला जाएगा. इसका मतलब दोनों की वैल्यू मेरे हिसाब से 1.2 होनी चाहिए. ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी वाला. सो गाइज बी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट 33. A spherical conductor carrying a charge Q, if electric field of conductor with radius 5, 10 and 15 at the center of the conductor is E1, E2 and E3 respectively, then. देखो ये सब क्वेश्चंस का फॉर्मुलेशन ऐसा है आपको कंफ्यूज करने के लिए. सीधी सी बात है, कंडक्टर के सेंटर पे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो बेटा कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना, तो E1, E2, E3 सब बराबर होगा. और अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर इसको इक्वल टू जीरो लिख देते तो, है ना, तो ये सब आपस में बराबर भी होगा और जीरो के इक्वल भी हो जाएगा. 34th वाला क्वेश्चन देखते हैं. 34th में क्या है, द इंडक्टेंस per unit length of a double tape line as shown in the figure is. यहां पर ये B है, ये D है, और ये जो इनके बीच का ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन हमारा H के इक्वल हो जाएगा. अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है. सबसे पहले तो बेटा हम लोग यहां पर एक एम्पीरियन लूप मानेंगे. क्यों मानेंगे, ताकि ये तो पता चले कि इस टेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है. ठीक, इसके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं. क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I नेट.
ठीक, मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाएगी। अब जरा सोचो इस डीएल का इंटीग्रेशन जब करोगे टोटल लेंथ आएगा, और वो टोटल लेंथ कितना हुआ? अगर ये सर्कुलर लूप होता तो 2πr, फिलहाल ये लूप तो रेक्टेंगुलर लूप है बेटा। ये लेंथ कितना है? b के बराबर, ये भी b के बराबर होगा तो ये 2b हो जाएगा। वैसे ओरिजिनलिटी में अगर हम देखें तो 2b प्लस ये वाला थिकनेस भी है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, उसको मान के नहीं चल रहे है ना। सो टोटल लेंथ हो गया 2b के बराबर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स पहले वाले टेप में कितना करंट है भाई? देखो आप, आई करंट है ना, ये आई करंट फ्लो हो रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले टेप की वजह से कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2b, ये वैल्यू हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसे कितने टेप हैं बेटा? 2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? डबल, दैट इज 2b, सो दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन b। ये तो वैल्यू हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, हमको क्या निकालना है यहां पर? सेल्फ इंडक्टेंस, तो उसके लिए फ्लक्स चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा होता है दैट इज b इंटू ए, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन b, और जो एरिया होगा गाइस वो एरिया ये वाला होगा, ये एरिया बेटा कितना होगा? दैट विल बी हाइट h। भाई ये वाली हाइट कितनी है? ये वाली हाइट है h, और ये लेंथ कितनी है हमारी? d के बराबर। हालांकि हमको क्वेश्चन में बोला गया है इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ चाहिए। यूनिट लेंथ का मतलब ये जो d वाला लेंथ है वो इसके नीचे चला जाएगा। सो दिस इज फ्लक्स पर यूनिट लेंथ, जिसकी वैल्यू आ जाने वाली है म्यू नॉट आई एच अपॉन b के बराबर। ठीक है, ये फ्लक्स पर यूनिट लेंथ है। फाई बराबर एल आई होता है बेटा, है ना। तो हमको क्या चाहिए? हमको तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ चाहिए। तो एल बाई डी की वैल्यू जब निकल, फाई बराबर एल आई होता है तो आई से और डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? म्यू नॉट एच बाई बी के बराबर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई? इसमें म्यू नॉट नीचे है, इसमें एच नीचे है, म्यू नॉट नीचे, म्यू नॉट एच बाई बी। यस, सो करेक्ट ऑप्शन गाइज इज ए। 34th का गाइज करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर मैग्निन इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग ऑप्शन। कह रहे मैग्निन के लिए अगर हम टेम्परेचर का डिपेंडेंस देखें रेजिस्टिविटी पर तो कैसा होगा? बेटा मैग्निन हुआ, कॉन्स्टेंटिन हुआ, नाइक्रोम हुआ, ये सब ऐसे सब्सटेंसेस हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ने वाला सिस्टम ए वाले ऑप्शन में है। ठीक है, और ये लीनियर ग्रोथ होता है, तो आप याद रखिएगा कॉन्स्टेंटिन के लिए, मैग्निन के लिए, नाइक्रोम के लिए, उन सभी के लिए ऑलमोस्ट टेम्परेचर बढ़ाने पर ये लीनियरली जो है वो इंक्रीज होता है। यहां पर बहुत तेजी से इंक्रीज करा रहे हैं तो बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट भी नहीं होगा, डिक्रीज तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इंक्रीज होना चाहिए, लीनियरली इंक्रीज होना चाहिए। फिर 36th क्वेश्चन है, अ चार्ज Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट 1, 2, 4. The electric field at point 0, -4, -3 is. देखिए हमारे पास एक चार्ज है जिसको हमने किसी एक पॉइंट Q पर रखा हुआ है। ये Q पॉइंट है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 4, और कोई एक पॉइंट यहां पर है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -4, 3। ये है, हमने यहां चार्ज रखा हुआ है Q चार्ज, और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है कितनी होगी। देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो हमको पहली बात तो हमको ये वाला वेक्टर चाहिए। ये वाला जब वेक्टर मिलेगा तभी हम कुछ आगे का सोच सकते हैं। तो ये वाला वेक्टर बेटा निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। अगर आप लोग को कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में आता होगा तो आप समझ रहे होंगे ये क्या होता है। ओरिजिन है, ओरिजिन को Q से मिलाओ तो ये पहला पोजीशन वेक्टर है, और इसको P से मिलाओ तो दूसरा पोजीशन वेक्टर है। तो R की जो वैल्यू हो जाएगी वो सिंपली हो जाएगी OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। OP वेक्टर हमारा जो है दैट इज 0i कैप -4j कैप +3k कैप, ये हो गया, माइनस OQ जब हम करेंगे तो i कैप +2j कैप +4k कैप, कितना हो जाएगा? -i कैप माइनस का 6j कैप, और ये -4 है तो ये माइनस का k कैप बन जाएगा।
हमको निकालना है कूलम्स लॉ, वो भी वेक्टर के फॉर्म में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो चार्ज Q है, Q कितना है 1 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। सो Q बाई R क्यूब, इस बार डिस्टेंस का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस का क्यूब जब करोगे बेटा तो ये है डिस्टेंस, अगर मैं यहां से निकालूंगा तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और फिर से -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, इस पूरे का क्यूब होल मल्टीप्लाइड बाई द वेक्टर। तो ये रहा वो वेक्टर, ये वैल्यू कुछ ऐसी आनी चाहिए। अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ मैच करेगा हमारा, ठीक है बेटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, 10⁻⁶ है, अंडर रूट के अंदर 38 है, उसका भी क्यूब है, कुछ ना कुछ सॉल्व होकर आएगा। देखो इतना तो क्लियर है, ये सारे जो भी चीजें हैं इसको हम सॉल्व करेंगे, ये सब बेटा पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है। अब तुम ये चेक कर लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें I, J और K तीनों के टर्म्स निगेटिव है, बस निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब आप खुद ही हमें बता दीजिए भाई साहब आंसर कौन सा है, बताओ। ए वाला ऑप्शन, सॉल्व करने की हमको जरूरत नहीं है बेटा, दिमाग लगाइएगा। जब भी पेपर में ऐसे ऑप्शंस मिले काहे को मेहनत करें भाई, हम तो वैसे भी आलसी किस्म के हैं ना, क्यों इतनी मेहनत करें। हम इंजीनियरिंग हम लोगों ने इसलिए किया है कि हम दिमाग लगा सके, है ना। हमको लेबर थोड़ी ना बनना है, हमको तो इंजीनियर बनना है। आप में से ज्यादातर बच्चों को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आगे कुछ बड़ा करना है जीवन में, या इंजीनियर डॉक्टर नहीं भी बनना है तो भी जीवन में कुछ बड़ा करना है ना। तो आपको क्या करना है, अपने इस ब्रेन को जहां भी हो सके वहां यूज करो। फालतू लेबरी करने से या मेहनत करने से क्या फायदा, हमको इतना ज्यादा मेहनत करना ही नहीं है इसमें, हम तो स्मार्ट वर्क करेंगे भाई, ठीक। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.22 गॉस and total magnetic field is 0.4 gauss, the angle of dip is, देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0.22 गॉस है। अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो 0.4 गॉस है। एंगल ऑफ डिप जो होता है ना tan डेल्टा, दैट इज b वर्टिकल अपॉन b हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल तो हमको पता है 0.4, वर्टिकल हमको नहीं पता है, कैसे मिलेगा, अंडर रूट के अंदर। हॉरिजॉन्टल हमको इवन पता थी ये 0.22, वर्टिकल नहीं पता था, तो कितना होगा टोटल माइनस 0.22 का स्क्वायर, ऐसा होता है ना भाई। अगर हम लोग यहां ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें टोटल वैल्यू है 0.4 गॉस, ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 0.22, हमको ये वाला निकालना है, तो पाइथागोरस लगाएंगे ना, अंडर रूट के अंदर 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.22 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग थोड़ा सा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये ऑप्शन कैसा देखने को मिलेगा, इट विल बी समथिंग लाइक 1.518, ठीक। तो डेल्टा कितना हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स 1.518। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, बी वाला। ये हल्का सा कैलकुलेटिव है, या आपका मन है आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी बेटा लगा सकते हो, है ना, हल्का सा हम दिमाग भी लगा सकते हैं। क्या दिमाग लगा सकते हैं, देखो 1 तो हो नहीं सकता, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर सॉल्व होकर 0.22 आ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी कितनी है भाई साहब, 0 है, नहीं हो सकता। 0.22 बटे 0.22 होता तब तो 1 होगा ना, ऊपर वाला ये सॉल्व होकर 0.22 नहीं आ रहा है, सबको पता है। इन्फिनिटी नहीं आ रहा है ये भी सबको पता है, पाई भी नहीं आएगा ये भी सबको पता है, तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा, जो बचा ऑप्शन, तो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन अगर हम लगा दे तो भी हमारा बी ही वाला करेक्ट ऑप्शन है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। Two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire. Then ratio of volume charge density of the sphere is, देखो कह रहे हैं कि दो चार्ज स्फीयर्स है, उनको एक वायर से कनेक्ट किया, तो दोनों का बेटा पोटेंशियल जो होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक। एंड देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें दोनों का निकालना है।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब आप समझते हैं, रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज का रेशियो जो होगा दैट इज रो 1/ρ2। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाई, इसमें भी वही है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर दोनों को आपने एक वायर से कनेक्ट किया है, मान लो एक कंडक्टर ये एक ये है, इसको आपने एक वायर से कनेक्ट किया, दोनों का पोटेंशियल तो हो जाएगा सेम। क्लियर? पोटेंशियल अगर दोनों का सेम है तो दोनों के चार्जेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका चार्ज कितना हो गया C1V और इसका चार्ज कितना हो गया C2V। तो Q1 अपॉन Q2 अगर मैं करूंगा तो वो C1 अपॉन C2 बराबर आएगा, और किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो सिर्फ उसकी रेडियस पर डिपेंडेंट है बेटा, तो R1 अपॉन R2 आ जाएगा, है ना। तो Q1 अपॉन Q2 का जो रेशियो है वो रेडियस के रेशियो के बराबर हो जाएगा, और ये V2/V1 है। V2/V1 का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब, ठीक। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हुआ हमारा, कैंसिल हुआ। Q1 अपॉन Q2 जो हमारा है दैट इज R1 अपॉन R2। ये क्या है, R2 अपॉन R1 का क्यूब है बेटा, R2 अपॉन R1 का क्यूब है। तो आप लोग समझ रहे होंगे भाई, ये कैंसिल होगा, तो ये R2/R1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो R2/R1 का स्क्वायर, ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऐसा तो हमारा C वाला ऑप्शन है। सो 38th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, C वाला ऑप्शन। नेक्स्ट 39. A metal rod moves at constant velocity in a direction perpendicular to its length. A constant uniform magnetic field exists in space in a direction perpendicular to the rod as well as its velocity. अच्छी बात है। Select the correct statement from the following. The entire rod is at same electric potential. कह रहे हैं पूरी रॉड पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी रॉड को मूव करा रहे हो, जरा दिमाग पे जोर डालो, क्या यही कॉन्सेप्ट मोशनल ईएमएफ का है? भाई मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को मूव कराना मतलब मोशन, और मोशन की वजह से मोशनल ईएमएफ होता है ना। और यहां पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि पूरी रॉड पर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, गलत। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना भाई साहब। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रॉड, यस पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है भाई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पॉसिबल है और होती भी है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाईएस्ट एट द सेंटर ऑफ द रॉड एंड डिक्रीज टुवर्ड्स इट्स एंड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लोएस्ट एट द सेंटर ऑफ द रॉड एंड इंक्रीज टुवर्ड्स इट्स एंड। नहीं, यहां पर सीधा ऑप्शन हमको बी वाला ही मिल चुका था। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रॉड, रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट में आप सबने इस चीज को पढ़ रखा है। फिर क्या है, मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर वायर एट रूम टेम्परेचर इज। रूम टेम्परेचर पे कॉपर वायर में मीन फ्री पाथ हमें बताना है। अच्छा, रेजिस्टिविटी हमें कॉपर की पता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कॉपर में पता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, और ड्रिफ्ट स्पीड भी पता है। अच्छा, ड्रिफ्ट स्पीड हमें पता है। आइए देखते हैं किस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे बेटा। रेजिस्टिविटी हमें पता है। देखो, रेजिस्टेंस जो होता है इसका फॉर्मूला था ml अपॉन n e स्क्वायर a इंटू टाउ, है ना। और हम कहते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A। इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी है बेटा वो बन गया m अपॉन n e स्क्वायर इंटू टाउ। ये है रेजिस्टिविटी। भाई L और A हटा दो, बाकी जो बचा वो रेजिस्टिविटी है। और रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। अब यहां से आप देखो, हमें लगता है यहां से हम लोग बेटा टाउ निकाल सकते हैं। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, दैट इज m अपॉन n e स्क्वायर इंटू रो। चेक करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमको पता है, ठीक, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
और रो यानी कि रेजिस्टिविटी हमको पता है, इसका मतलब हम रिलैक्सेशन टाइम निकाल लेंगे। अब अगर हमको रिलैक्सेशन टाइम पता है, हमको ड्रिफ्ट स्पीड पता है, तो क्या हम मीन फ्री पाथ नहीं निकाल पाएंगे? मीन फ्री पाथ का मतलब क्या हुआ भाई साहब? स्पीड मल्टीप्लाइड बाई रिलैक्सेशन टाइम। तो स्पीड बेटा कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -4। ठीक, टाउ कितना है? ऊपर लिखा है भाई। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 8.85 इंटू 10 की पावर 28। भाई 8.85 नहीं है, 8.5 है खाली। 8.5 इंटू 10 की पावर 28। ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर हो गया। रेजिस्टिविटी कितनी हो गई भाई? 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8। ये आएगा भाई। तो मीन फ्री पाथ यहां से प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व होकर के हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? सेकंड वाला। इसको आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके जरूर देखिएगा कि क्या आपका भी ऑप्शन सेकंड वाला आ रहा है भाई साहब। ठीक, इसको सिंपली सॉल्व करना। ठीक, और फिर बी वाला ऑप्शन आपका आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। अ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर शॉट इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स। तो ठीक है भाई, सर्कुलर पाथ पे जाएगा। टू द फील्ड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी देन रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज। देखो बेटा, रेडियस जो होता है r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है। एम वी क्या है? मोमेंटम है। इसको हम 2me अपॉन क्यू बी लिख सकते हैं। ठीक, हमसे कहा जा रहा है उसको सेम काइनेटिक एनर्जी से भेजा गया, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो रेडियस जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मास, अंडर रूट के अंदर मास अपॉन चार्ज। हमको रेशियो चाहिए ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस का। सो दैट विल बी अंडर रूट के अंदर मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन द चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, अंडर रूट। देखो, ड्यूट्रॉन का मतलब होता है 1h2 और अल्फा पार्टिकल का मतलब है He2 4, डबली आयनाइज्ड हो जाए, है ना। मास के रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो ड्यूट्रॉन का मास अगर 2 है तो अल्फा पार्टिकल का 4 है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 भाई 2/4 मतलब 1/2। और चार्ज की अगर हम बात करें, इसका चार्ज अगर 2 है तो इसका चार्ज 1 है, तो इसका चार्ज अगर 2e के बराबर है तो इसका चार्ज अल्फा पार्टिकल का अगर ये है तो इसका चार्ज e के बराबर है। e से e भी कैंसिल हुआ, 2/√2 तो ये अंडर√2 के बराबर आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऐसा ऑप्शन है बेटा ए वाला। सो 41 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 42। आइए देखते हैं 42 क्या है। 3 point charges Q1, Q2 and Q3 are placed at this and this. The electric potential at the origin will be. अच्छा, बनाते हैं भाई, समझते हैं। वैसे आसान क्वेश्चन है। ये हमारा अगर x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है। आपसे कहा जा रहा है 3 चार्जेस हैं और हमको ओरिजिन पे बताना है कि क्या पोटेंशियल है। देखो, पहला जो चार्ज हमारा है 1 माइक्रोकूलम का है, 1,0,0, तो 1,0,0 यहां होगा, दैट विल बी 1 माइक्रोकूलम, 1,0,0। दूसरा चार्ज बेटा -1 है और वो 0,1, तो यहां कहीं पर है ना, 1 माइक्रोकूलम। ये क्या हुआ? 0,1,0। फिर 0,0,2 तो अगला यहां पर है, और z एक्सिस पर है कितना है? 2 माइक्रोकूलम का है, और ये पॉइंट हो गया 0,0,2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा यहां बताना है ओरिजिन पर।
पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो 10⁻⁻6 क्यू बाई आर। इसका डिस्टेंस कितना है? 1। इसमें कितना चार्ज है? फिर से वही 1 माइक्रो, तो इसका भी डिस्टेंस कितना है? 1। इस पे कितना चार्ज है? 2 × 10⁻⁻6, ठीक। और डिस्टेंस इसका कितना है भाई साहब? 2। तो कुल मिला के ये सारी चीजें सेम ही हो गई। 9 × 10⁻⁹, ये जो आएगा बेटा दैट विल बी 3 × 10⁻⁻6, तो कितना हो गया? 27 × 10⁻3। यहां पर देखिए एक छोटी सी गलती हमने कर दी। क्या गलती कर दी भाई? Q2 चार्ज हमारा प्यारे बच्चों कैसा है? निगेटिव है ना? Q2 निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है तो ये वाला चार्ज निगेटिव होगा। ये अगर निगेटिव होगा बेटा तो यहां पर पॉजिटिव साइन नहीं होगा। कौन सा होगा? निगेटिव, क्योंकि निगेटिव चार्ज अपने आसपास कैसा पोटेंशियल क्रिएट करता है? निगेटिव, ठीक है। तीसरा वाला फिर से पॉजिटिव है, तो सब कुछ सही है। तो ये 3 नहीं होगा। अब ये मामला किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, केवल ये बचा, तो 10⁻⁻6 ही तो बचेगा, ठीक। तो ये जो 9 × 3 हुआ था वो अब नहीं होगा, वो सीधे सीधे अब 9 ही रह जाएगा, है ना। सो अगर ये 9 ही रह गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? दैट विल बी 9 × 10⁻3, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास है। यस, दैट ऑप्शन इज आर डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट 43. A charged particle is projected with some initial velocity in region of electric and magnetic fields such that electric field is 0 है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है और दोनों बराबर भी नहीं, मतलब केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड है। फिर वहां पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, द प्रोबेबल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल विल बी। तो बेटा ऐसा पाथ तो सिंपल है भाई, देखो मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल थीटा है, 90 डिग्री भी नहीं है, इसका मतलब वो पाथ कौन सा हुआ? आपका हेलिकल पाथ हो गया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ गाइज? सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉर अ कंडक्टिंग प्लेट with uniform surface charge density sigma, electric field is plotted against as function of distance from the center. The graph which depicts E versus R will be. देखो बेटा, अगर आप किसी कंडक्टिंग प्लेट की वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो कितनी होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टिंग प्लेट की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये तो भाई साहब बिल्कुल भी डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो डिस्टेंस से थोड़ा आगे भी जाओगे, उस शीट से थोड़ा दूर भी जाओगे तो भी ऑलमोस्ट वैल्यू जो है वो सेम ही मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इस फार्मूले में बेटा आर कहीं आता ही नहीं है इस फार्मूले में, ठीक। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट, अब ये हमारे आ गए हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस। 2 स्टेटमेंट्स होंगे और 4 ऑप्शंस होंगे, आप सबको पता है। आइए सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्या है देखते हैं। असर्शन में कह रहे हैं व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ द रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। रीजन में कह रहे हैं सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रॉड आर ट्रांसफर्ड टू द सिल्क क्लॉथ। बिल्कुल सही है, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। जब आप रब करते हो तो क्या होता है, इस बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में जाता है। भाई जिसके पास एक्सेस चार्ज होगा उससे दूसरे वाले में चार्ज जाएगा। तो अगर रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया है इसका मतलब रॉड से इलेक्ट्रॉन गए होंगे सिल्क क्लॉथ में। सो गाइज यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? ए वाला ऑप्शन। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है हमारा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a choke coil is connected in series with a lamp to a DC line, lamp is seen to shine brightly. कह रहे हैं जब एक चोक कॉइल को हम कनेक्ट कर देते हैं डीसी लाइन से तो लैंप जो है वो और ब्राइटली कनेक्ट हो जाता है। देखो रीजन क्या है, ये जो चोक कॉइल होता है, चोक कॉइल में बेटा रेजिस्टेंस होता नहीं है या रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक। केवल इंडक्टेंस ही होता है, इंडक्टर ही होता है। कहने का मतलब जब इंडक्टेंस ही होगा और उसको आपने डीसी में जोड़ दिया तो बेटा डीसी सर्किट में इंडक्टेंस का कोई इफेक्ट तो होगा नहीं,
ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू रिड्यूस ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब आप जैसे ही आप डीसी में जोड़ोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर तो होता ही नहीं है ना चोक कॉइल में। चोक कॉइल का मतलब ही यही हो गया जिसके इंडक्टेंस की वैल्यू एल वैल्यू ज्यादा हो और आर वैल्यू बहुत कम हो। आइडियल अगर हम मान लें तो आर की वैल्यू 0 भी हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो तुरंत वहां पर क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। तो पॉइंट तो सही है। रीजन, इंसर्शन ऑफ द आयरन कोर इन द चोक कॉजेज नो चेंज इन द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प। ये पॉइंट भाई गलत हो गया। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। देखो, अगर आप कोई आयरन कोर को इंसर्ट करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का काम करेगा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा। सेल्फ इंडक्टेंस अगर बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, उसका इफेक्ट आएगा। और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपने किए हैं। 47th देखो क्या है, असर्शन, फॉर अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, net work done by the electrostatic field on the particle is independent of the connecting point P to point Q। तो भाई ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कैसी फील्ड होती है, कंजर्वेटिव होती है। The net work done by conservative force on a object moving along a closed loop is 0। ये भी पॉइंट इनका सही है, लेकिन वही बात है कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है बट वो उसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है भाई? 48 में है असर्शन, अ कॉइल ए इज कनेक्टेड टू वोल्ट मीटर V, ए को वोल्ट मीटर से जोड़ा हमने, एंड कॉइल B इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, उसको AC सोर्स से जोड़ा है। इफ लार्ज कॉपर शीट is placed between the two coils, induced EMF of the coil A is reduced। कह रहे हैं कि अगर इसके बीच में हम लोग एक बड़ा सा कॉपर का शीट रख दें तो इसका जो EMF है वो रिड्यूस हो जाएगा। सही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेटा इफेक्ट आ जाएगा। जैसे ही आप बीच में रखोगे, प्राइमरी का ज्यादातर फ्लक्स सेकेंडरी से हमें पास कराना होता है, और अगर आप बीच में कोई भी हिंड्रेंस रखेंगे तो वो फ्लक्स पास नहीं हो पाएगा, और अगर उतना फ्लक्स पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं EMF को वो रिड्यूस करा देगा, ठीक। रीजन, कॉपर शीट बिटवीन द कॉइल्स हैज नो इफेक्ट ऑन द इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल A। तो ये तो गलत हो गया है ना, ये तो इसका जस्ट अपोजिट लिखा है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी वाला ऑप्शन। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी का कौन सा है? टू आइडेंटिकल हीटर्स आर कनेक्टेड टू टू डिफरेंट सोर्सेज, दैट इज वन विद DC and other with AC, having same potential difference across their terminals. Heat produced in the heater supplied with AC source is greater। कह रहे हैं AC source में जब जोड़ेंगे तो हीट की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी। पॉइंट तो सही है। रीजन, नेट इंपीडेंस ऑफ द AC source is greater than resistance offered by the DC source। कह रहे हैं कि AC में जो इंपीडेंस है वो ज्यादा है देन रेजिस्टेंस बाय अ DC सोर्स। ये पॉइंट भी आपका जो है वो करेक्ट है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे सही है। रीजन क्या है बेटा, जब आप किसी AC सोर्स से कनेक्ट करोगे तो AC सोर्स में अगर हम इंपीडेंस की वैल्यू को निकालें तो Z की वैल्यू जो है वो अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर के बराबर होगा। जबकि DC सोर्स में इंडक्टर का कोई यूज नहीं है तो DC में रेजिस्टेंस की वैल्यू R के ही बराबर होगा। सिंपल, ठीक। अभी एक क्वेश्चन इसी तरीके का और भी था इसी पेपर में, ठीक। होगा क्या कि जो इंपीडेंस है वो AC में बढ़ जाएगा, Z की वैल्यू बढ़ जाएगी, और Z अगर बढ़ जाएगा तो बेटा हीट जो है, हीट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट, ठीक। तो यहां पर सीधी सी बात है, H बराबर I स्क्वायर RT वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और हम बोलेंगे हीट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Z। तो जिस सर्किट में इंपीडेंस ज्यादा होगा उसी सर्किट में हीट डेवलप्ड भी ज्यादा है, क्योंकि ये तो सीरीज वाला सर्किट है ना, आप सीरीज में जोड़ रहे हो। अगर हमने पैरेलल में जोड़ा होता तो हम बोलते V स्क्वायर बटे R इंटू T। ये हमने पहले भी आप लोगों को समझा रखा था। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, AC सर्किट में इंपीडेंस ज्यादा होगा, इसलिए AC सर्किट में जो हीट डेवलप होगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन भी है। सो गाइज ये था हमारा सेक्शन बी।
आइए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कोई 5 क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने हैं और ज्यादा करने का फायदा नहीं है, तो हम लोग ज्यादा भाई साहब करेंगे भी नहीं। ठीक, आइए देखते हैं। इन अ सीरीज आरसी सर्किट, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, द अप्लाइड वोल्टेज इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का हमने पोटेंशियल लगा रखा है। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज फाउंड टू बी 8 वोल्ट। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है बेटा वो 8 वोल्ट का है। देन वोल्टेज अक्रॉस आर विल बी, रजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज बताना है। अच्छा, आइए देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस में बेटा पहले फेजर ड्रॉ किया करो। रजिस्टर के केस में क्या होगा कि जो करंट है और जो ईएमएफ है दोनों सेम फेज में होगा। कैपेसिटर के केस में करंट आगे होगा तो उसका जो ईएमएफ होगा बेटा वो पीछे होगा, कुछ इस तरीके का। और इसी ई आर और ई सी का जो रिजल्टेंट है वो हम लोग जो है निकालते हैं। तो इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छा बनाता हूं, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, इतना बड़ा यहां बनाने का मतलब नहीं है, इसको थोड़ा सही करता हूं। देखिए, इसको हम मान लेते हैं ई आर, इसको ई सी मान लेते हैं। इसी डायरेक्शन में करंट भी होगा, अलग करंट से मतलब नहीं हमको, ठीक। तो ये कुछ मान लो ये है हमारा ई नॉट, ठीक। और ये करंट है, इन्हीं दोनों के बीच का यही एंगल हमारा कुछ अल्फा फाई जो मैंने मान लीजिए आप, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस आर हमें देखना है कितना होगा और फाई देखना है। तो आइए सबसे पहले टैन फाई लगाते हैं। तो टैन फाई या टैन अल्फा जब हम यहां लगाएंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ई सी और बेस कितना है हमारा ई आर। ई सी कितना है 8 वोल्ट, ये तो 8 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई ई आर, यही तो हमको निकालना है, तो इससे तो काम नहीं चल पाएगा। दूसरा लगाते हैं फार्मूला। अगर हम लोग देखें नेट रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ई आर स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, तो शायद कुछ काम बन जाए। कह रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट का है और इसके अक्रॉस जो है वो 8 है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर हमें निकालना है, और ई सी स्क्वायर हमें कितना पता है भाई 8 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया 100 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, दैट इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर। तो ई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, यानी कि 6 वोल्ट, ठीक। 6 वोल्ट जैसा कौन सा ऑप्शन है, ए भी है सी भी है, और हमको अब ये देखना है कौन सा होगा। तो यहां पर हमने पहले ही निकाल रखा था 8/6 करेंगे बेटा। 8/6 का मतलब कितना 4/3, 4/3 जैसा ऑप्शन हमारा ए वाला है। इसलिए 50th क्वेश्चन का गाइस, 50th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ए ऑप्शन, ठीक है ना। फेजर से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। फिर आते हैं 51। अब 51 देखो क्या है हमारा, ये 51 केस स्टडी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या है। सॉरी, ये केस स्टडी नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। 51 में हमसे क्या कहा जा रहा है, कंसीडर दैट द चार्जेस गिवन टू द टू प्लेट्स A and B of parallel plate capacitor are different, that is Q1 and Q2 as shown in the figure। इसको Q1 दिया गया, इसको Q2 दिया गया, ठीक है। With the help of information given above, which of the following statement is correct? Charge on the surfaces A and B are this and this. Charge on the surfaces C and D are this and this. Electric field between the two plates is this and this। अच्छा, आओ भाई देखते हैं क्या करना है यहां पर। बेटा अगर Q1 चार्ज दिया है तो पहले तो आधा आधा बढ़ जाएगा, Q1/2 इस पर और Q1/2 इस पर। यहां पर क्या होगा Q2/2 इस पर और Q2/2 इस पर। पहले तो आधा आधा सरफेस पे बढ़ गया। अब जरा ध्यान से समझना, इस Q1/2 की वजह से, Q1/2 की वजह से C वाली इस सरफेस पर कितना इंड्यूस होगा माइनस Q1/2, और यहां पर कितना इंड्यूस होगा प्लस का Q1/2, ठीक। ये जो Q2/2 है इसकी वजह से यहां पर कितना इंड्यूस होगा माइनस का Q2/2, और यहां पर कितना इंड्यूस होगा प्लस का Q2/2। अब देखो हमको हर सरफेस पे नेट चार्ज पता चल गया। क्या, अगर हमें A वाली सरफेस पे नेट चार्ज पूछा जाएगा तो दैट विल बी Q1 प्लस Q2
बाई टू। हमसे अगर बी वाली सरफेस पे पूछा जाएगा चार्ज तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी Q1 माइनस Q2 बाई टू। हमसे अगर सी वाली सरफेस पे नेट चार्ज पूछा जाएगा सी वाले पर तो दैट विल बी Q2 माइनस Q1 बाई टू। और डी वाली सरफेस पे अगर चार्ज पूछा जाएगा तो Q1 प्लस Q2 बाई टू। अब देखते हैं, चार्ज ऑन द सर्फेसेस A एंड B आर Q1 प्लस Q2 बाई टू, सही है। Q1 माइनस Q2 बाई टू, ये भी सही है, तो पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, चार्जेस ऑन द सर्फेसेस C एंड D आर दिस एंड दिस, Q1 माइनस Q2 बाई टू, ये गलत है भाई, ये Q2 माइनस Q1 क्योंकि निगेटिव होगा ना, ये स्टेटमेंट तो गलत है। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। देखो प्लेट्स के बीच का यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज हमें पहले तो पता होना चाहिए, चार्ज कितना है भाई, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 बाई टू A। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट भी नीचे कर दो, तो ये होना चाहिए बेटा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये भी करेक्ट है, इसका मतलब फर्स्ट भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है सी वाला। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा, सी ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी किस चीज पर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के ऊपर है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है फैराडे केज का, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फेनोमेना दैट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फैराडे केज ऑपरेट्स टू ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसके अंदर क्या होती है, जीरो होती है, तो उसका इफेक्ट भी अंदर जीरो होता है। सच अ केज कैन ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड on its internal content or the effect of an internal field on the outer environment. This helps because no electric field exists inside a hollow conductor even if there are charges present outside. Thus, the conductor acts like an electrostatic shield. This is only true if कंडक्टर इज केप्ट एट कांस्टेंट पोटेंशियल। मतलब कंडक्टर का जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल होना चाहिए, तभी ये मामला चलेगा। इसीलिए कहा जाता है जब बिजली गिरे, है ना, जब भी कभी ऐसा कोई फेनोमेना, आप तुरंत दौड़ के जाइए, कार के अंदर बैठ जाइए। घर के अंदर रहने का फायदा नहीं, कार के अंदर जाओ, वहां आराम से बैठ जाओ। पेड़ के नीचे कार वार नहीं होना चाहिए भाई साहब, है ना। कार क्या होता है कि एक मेटेलिक बॉडी है, कंडक्टर है, उसके अंदर जब आप जाकर के बैठोगे तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो जाएगी, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना। तो जो बिजली गिरने का जो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा भी तो उसका प्रभाव सारा का सारा सरफेस पे जाएगा, कार के अंदर बैठे हुए इंसान पर कोई इफेक्ट उसका नहीं आएगा, तो बच जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर अ फैराडे केज the charge given to any conductor resides on its outer surface, सही है, because free charge tends to be in its minimum potential energy state, minimum kinetic energy state, maximum potential energy state या maximum kinetic energy state। देखो कोई भी जो फ्री चार्ज होता है बेटा, फ्री चार्ज जो होता है वो हमेशा अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में होता है, इसीलिए वो जो है आउटर सरफेस पर चला जाता है। फिर नेक्स्ट, an uncharged sphere of conductor is placed in between two charged plates as shown. The correct option representing lines of the force will be। देखो प्रीवियस, ये तो हम लोग का 9th सैंपल पेपर, इसके पहले भी आपने 8 पेपर और भी किए हैं, उसमें कई जगह पे ऐसा क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन गाइस कौन सा होता है, ये सी वाला, जिसमें पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी, लेकिन कंडक्टर के आसपास वो अपनी डायरेक्शन को ऐसा बेंड करेगी कि कंडक्टर में परपेंडिकुलरली इंसर्ट हो और परपेंडिकुलरली ही उससे बाहर निकले। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर अ परफेक्ट कंडक्टर। किसी परफेक्ट कंडक्टर के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है, ये बात ध्यान रखना। देखो सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, ये तो सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बिल्कुल सही बात है। द चार्ज कैरीड बाय कंडक्टर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये पॉइंट गलत है, ठीक, इसीलिए ये सही है। देखो अगर कोई कंडक्टर ऐसा हो जाए, सॉरी इसको और बढ़िया बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अगर कोई कंडक्टर बेटा ऐसा हो जाए जिसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, अगर वो एरिया कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है, लाइक दिस, इस तरीके का, इधर की तरफ कर्वेचर ज्यादा है, इधर की तरफ कर्वेचर कम है। जहां कर्वेचर कम होता है बेटा वहां पे चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है,
लाइक दिस, और जहां पर कर्वेचर उसका ज्यादा है वहां उतना ही कम चार्ज होता है, तो चार्ज कुछ इस तरीके से बटेगा, यहां पे चार्ज ज्यादा होगा, इधर की तरफ चार्ज कम होगा, ठीक। तो हमेशा यूनिफॉर्मली बटे ही जरूरी नहीं है। पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 3 मीटर इज 6 वोल्ट, द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर इज, सिंपल है, अगर 6 वोल्ट सरफेस पर है तो 6 ही वोल्ट उसके सेंटर पर भी होगा। भाई जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है वही सेंटर पर भी होता है प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा सैंपल पेपर नंबर 9। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने लास्ट सैंपल पेपर यानी 10th सैंपल पेपर, और उसके बाद आप लोग के लिए कुछ एक बहुत अच्छी चीज हम लोग करने वाले हैं ताकि आप लोग का और ज्यादा हेल्प हो सके और आप सारे बच्चे 35 में 35 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में ला सके। सो गाइस तब तक मिलेंगे, गुड बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोग को उस पर रिप्लाई करता रहूंगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो भी भाई साहब आप लोग पूछ सकते हैं, जैसा कि आप लोग पूछते भी हैं हर वीडियो पे, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सारे प्यारे प्यारे बच्चों को जरूर उनके डाउट्स में क्लियर कर सकूं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।